रात का समय है। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज हवाओं से मिट्टी के घर की छत कांप रही है। घर के अंदर छत से पानी टपक रहा है। कोने में सुमन अपने बेटे मोहन के साथ दुखी मन से बैठी है। रमेश दरवाजे पर खड़ा बाहर अंधेरे में कुछ देख रहा है। माँ, आखिर ये बारिश क्यों नहीं रुकती? मुझे नींद आ रही है और तबीयत भी कुछ खराब सी लग रही है, लेकिन बिस्तर में तो पानी की छींटें आ रही हैं। बस बेटा, बस थोड़ी देर और। तू सो जा मेरी गोद में। देख, माँ की गोद में बारिश की बूंदें भी तुझ तक नहीं पहुँच पाएंगी। जब तक माँ है तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मुझे फिर से भूख लगी है। आज रात के खाने में बस एक रोटी खाई थी ना, शायद इसीलिए। बेटा, आज जैसे तैसे सो जा। घर में राशन कम था, लेकिन तेरे बाबूजी कल जब बारिश रुकेगी जरूर कुछ राशन ले आएंगे। तब मैं तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगी। अभी तू सो जा। मोहन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता है। रमेश यह सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर थकावट, निराशा और शर्मिंदगी एक साथ दिखाई देती है। वह सुमन के पास आता है। पूरा जंगल भीग गया। जो लकड़ियां काट कर लाया था सब खराब हो गई। एक दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, कहीं और जाओ रमेश, आज कोई नहीं खरीदेगा ये सड़ी लकड़ियां। ये बारिश और कितनी परीक्षा लेगी। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। घर की छत से पानी टपक रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। कभी कभी लगता है जैसे मेहनत से ज्यादा किस्मत का वचन होता है इस दुनिया में। आप रोज जंगल जाते हैं, पीठ पर बोझा लाद कर लौटते हैं और बदले में मिलता है बस ताना, तिरस्कार और ये टपकती छत। 3 दिन से आप घर में ऐसे ही बैठे हैं। घर में राशन खत्म हो गया है। मोहन को जैसे तैसे एक रोटी और कुछ सब्जी बनाकर खिला दिया, लेकिन दोपहर के खाने के बाद हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। माफ करना सुमन, मेरी वजह से तुम्हें भी भूखा रहना पड़ रहा है। मैं अपने पति होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप कोशिश तो कर रहे हैं ना। अब बारिश ने ही हमारी हालत ऐसी की है, तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए भगवान भी हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ सुमन, भगवान हमारे साथ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने घर को ठीक करूँ, तुम लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकूं, ताकि ऐसी बारिश में तुम दोनों को मुश्किल ना पड़े। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कुछ दिन और संभल जाए और फिर बारिश रुकते ही खूब मेहनत करके सब ठीक कर दूं। रमेश और उसका परिवार इस मुश्किल भरी रात को अपने दुखों का बोझ लिए बिताते हैं। पूरी रात बारिश होती रहती है। अगली सुबह रमेश, सुमन और मोहन दुखी मन से बैठे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। छत से टपकता पानी कमरे की हालत खराब कर रहा है। पिताजी, विद्यालय भी रोज की बारिश की वजह से कुछ दिन बंद है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे ही घर बैठे मन अशांत हो रहा है। वो अमन के पिता ने तो उसके लिए टीवी खरीद ली और उनका घर भी पक्का है। अब तूफान से डर नहीं लगता, लेकिन हमारे घर में तो बिजली तक नहीं है बाबूजी। हमारे पास ये सब कब होगा? हाँ बेटा, जरूर बनाएंगे। ऐसा घर बनाएंगे जिसकी छत इतनी मजबूत होगी कि आसमान भी देखेगा और बोलेगा, ये घर गरीब का है मगर इसका सपना अमीरों से बड़ा है। लेकिन बेटा, अभी तो मुझसे ठीक से घर ही नहीं संभल रहा, तो ये सब चीजें अभी कैसे कर पाऊंगा? पहले मुझे कोई अच्छा सा काम ढूंढना पड़ेगा। आखिर लकड़ी काट कर कब तक घर चलाऊंगा? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो हर साल बारिश में यही सपना सुनते सुनते अब तो लगने लगा है कि शायद ये सपना भी हमारे आंगन की मिट्टी जैसा है, जो हर बारिश में बह जाता है। इस बार नहीं बहने दूंगा। अब मैं जंगल नहीं जाऊंगा। जंगल में अब काटने लायक कुछ बचा ही नहीं। पूरा जंगल पानी पानी हो गया होगा। मैं शाम होने से पहले सीधे सेठ रमाकांत के पास जाऊंगा। अगर वे दया नहीं दिखाएंगे तो मजदूरी ही सही, पर कुछ तो मिलेगा। सेठ रमाकांत ने तो पिछले साल आपको दरवाजे से ही भगा दिया था, याद है ना? जब आपने कहा था कि मोहन की दवा के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए, तब उन्होंने कितनी बेरुखी से बात की थी। हाँ याद है, हर शब्द याद है, लेकिन अब उधार मांगने थोड़ी जा रहा हूँ।
काम मांगने जाऊंगा। अब ये घर टूटता नहीं देख सकता। मोहन की आंखों में भूख और डर एक साथ नहीं देख सकता। शाम का समय हो चुका है। आसमान में काले बादल हैं, लेकिन तेज बारिश रुक गई है। हल्की हल्की बूंदें बरस रही हैं। रमेश तुरंत सेठ रमाकांत के घर निकलता है। रास्ते में बादल गरज रहे हैं, जैसे तूफान आने वाला हो। हे भगवान, आज तो और ज्यादा बारिश होने वाली है। लगता है तूफान भी आएगा। मुझे जल्दी सेठ के घर जाकर उनसे काम मांगना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बारिश में मेरे परिवार को बहुत दिक्कत होगी। हे भगवान, मुझ पर कृपा करना। रमेश जल्दी जल्दी सेठ रमाकांत के घर पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। थोड़े समय बाद सेठ रमाकांत बाहर आता है। अरे रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूफान आने वाला है और तू ऐसे खराब मौसम में अपने घर से बाहर मेरे यहाँ आया है। क्या करूं सेठ जी, मजबूरी ही ऐसी है। अगर मौसम को देखकर घर में रहता तो मेरे परिवार की हालत खराब होती रहती। कल रात से ठीक से कुछ नहीं खाया सेठ जी, कृपया आप मदद कर दीजिए। बहुत उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ, मना मत कीजिए। अरे रमेश, तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी को उधार नहीं देता। तू मुझसे ये सब उम्मीद मत रख, कहीं और जाकर उधार मांग। सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे उधार मांगने नहीं आया, मैं तो बस आपसे काम मांगने आया था। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी बीवी और बेटा भूखे हैं। अगर आप कुछ काम देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप जो काम बोलेंगे मैं वो कर लूंगा। अच्छा, तू काम मांगने आया है, मुझे लगा तू उधार लेने आया है। लेकिन रमेश, इस बारिश के मौसम में मैं तुझे क्या काम दूं? मेरे पास तेरे लायक काम अभी नहीं है। नहीं सेठ जी, आप मना मत कीजिए। आप कुछ भी काम दो और बदले में रोज का राशन दे देना। सेठ रमाकांत रमेश की गिड़गिड़ाहट देखकर पहले उसकी हंसी उड़ाता है, फिर अपने फायदे के लिए उसे काम देने को राजी हो जाता। छी रमेश, क्या हालत हो गई है तेरी? तू 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा। लेकिन चिंता मत कर, मैं दूंगा तुझे काम, और तेरे घर की मरम्मत के लिए भी तेरे काम के बदले कुछ पैसे दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने आज मुझे काम देकर सिर्फ मेरी मदद नहीं की, आपने मेरे परिवार का भी लौह बुझने से बचाया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं, बस काम ही तो दिया है, तू पूरी ईमानदारी से काम करना। ठीक है सेठ जी, मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? सुन, तुझे मैं मजदूर की तरह काम नहीं दे रहा, तुझे मेरे घर के नौकर की तरह काम करना होगा। मेरे घर की साफ सफाई, राशन लाने बाजार जाना होगा। और तू जानता है मेरा धान की खेती का व्यापार है। मेरे जितने खेत हैं तुझे उनमें से किसी में काम करना होगा। ठीक है सेठ जी, मैं करूंगा। लेकिन आज रात के गुजारे के लिए अगर आप अपने घर से कुछ राशन दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं देता हूँ तुझे कुछ। और हाँ, तू पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मैं तुझे रोज का राशन दूंगा और तेरा घर भी ठीक कर दूंगा। सेठ घर से कुछ राशन एक थैली में डालकर रमेश को दे देता है। रमेश खुशी खुशी तूफान के आने से पहले घर लौट आता है। रमेश के हाथ में राशन की थैली देखकर सुमन खुश हो जाती है। ये जी, आप राशन कहाँ से ले आए? क्या सेठ जी ने काम दे दिया? और क्या उन्होंने काम से पहले ही आपको पैसे दे दिए जो राशन ले आए? अरे नहीं, भाग्यवान, सेठ जी ने कोई पैसे नहीं दिए, बस कुछ राशन दिया है जो कल तक चल जाएगा। और हाँ, उन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। बोले कि अब मुझे जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जाना पड़ेगा। उनके यहाँ ईमानदारी से काम करूंगा तो वे मुझे जरूरत का हर सामान देंगे और हमारा घर भी मरम्मत करवा देंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? सेठ जी ने ऐसा कहा है। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इतने मुश्किल के समय में हमारी मदद की है। लेकिन आपको काम क्या करना होगा? और क्या वे सिर्फ जरूरत का सामान देंगे? कुछ पैसे की बात की कि नहीं? अरे भाग्यवान, उन्होंने काम दिया, वही बहुत है। इस मुसीबत के समय में पैसे दे ना दे उसमें क्या है, हमारी जरूरत का हर सामान देंगे और घर भी मरम्मत करवा देंगे, वही बहुत है। बाकी जब मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा जिसमें ज्यादा पैसे मिले, तब मैं हमारे सारे सपने पूरे करूंगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, सेठ जी ने मुझे ज्यादा कठिन काम नहीं दिया,
बस उनके घर और खेतों की देखभाल का काम सौंपा है। बेटा, पिताजी, आप अभी मेरे तो लिए कुछ कुछ नहीं नहीं ला लाए पाया। क्या? मेरे पास तेरे लिए बाजार से लाने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सारा राशन सेठ जी ने दिया है। लेकिन जब मैं उनके यहाँ काम में लगूंगा, अगर कुछ पैसे मिले तो तेरे लिए जरूर बाजार से अच्छी अच्छी मिठाइयां लाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जरूर लाना, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। ठीक, भाग्यवान। अब ये सब लेकर रसोई में जाओ और रात के खाने की तैयारी करो, इससे पहले कि तूफान और तेज बारिश आए, नहीं तो फिर छत से पानी टपकेगा और चूल्हा नहीं जलेगा। सुमन सामान लेकर रसोई में रात के खाने की तैयारी करने जाती है। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग भरपेट खाना खाकर जैसे तैसे टपकती छत के नीचे रात बिताते हैं। सुबह रमेश जल्दी उठता है और देखता है कि बारिश रुक गई है, लेकिन आसमान में हल्के बादल हैं। सुमन भी रमेश के पास आती है। ये जी, क्या सोच रहे हो? आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? बस ऐसे ही भाग्यवान। मन थोड़ा बेचैन है। पता नहीं, लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। अब और क्या बुरा होना बाकी है हमारे जीवन में? अरे शुभ शुभ बोलिए। सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं? कुछ गलत नहीं होगा। अब तो आपको सेठ के यहाँ काम भी मिल गया है, तो क्या बुरा हो सकता है? आप बस ईमानदारी से काम करना, घर की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो, मुझे थोड़ा चाय नाश्ता करवा दो, मुझे सेठ जी के यहाँ जाना है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। थोड़े समय बाद रमेश नाश्ता करके सेठ रमाकांत के यहाँ काम के लिए निकल जाता है। रमेश सेठ के घर पहुंचकर आज के काम की बात करता है। रमेश, आज घर का कोई खास काम नहीं है। घर में सारी जरूरत की चीजें हैं और आंगन वगैरह भी साफ है। तू आज मेरे दक्षिण की तरफ वाले खेत में जा और वहां धान के बीजों की खिंचाई के लिए जमीन तैयार कर दे। और हाँ, तुझे आज अकेले ही करना होगा, बाकी मजदूर मेरे दूसरे खेतों में हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं अकेले कर लूंगा, आप निश्चिंत रहें। चलो फिर अच्छा है, तुरंत जा और काम खत्म कर दे। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, फिर तुझे भीग कर काम करना पड़ेगा। और हाँ, मेरे यहाँ से कुदाल ले जाना। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ और शाम तक जितना हो सके करता हूँ। रमेश कुदाल लेकर सेठ के दक्षिण वाले खेत की ओर जाता है, लेकिन उसके मन में काम मिलने की खुशी से ज्यादा बेचैनी सता रही है। रमेश खेत में बेचैन मन से काम शुरू करता है। तभी गांव का एक व्यक्ति महेश उसे सेठ के खेत में काम करते देखकर पास आता है। अरे रमेश भाई, तू यहाँ सेठ रमाकांत के खेत में क्या कर रहा है? तू तो लकड़ियों का काम करता था ना? हाँ भाई, करता था, लेकिन इतनी बारिश में लकड़ियों का काम कहाँ चलता है। सब जगह गीला हो गया है, इसीलिए घर में खाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन भला हो सेठ जी का, उन्होंने मुझे काम दिया। अब घर में खाने की कमी नहीं होगी। और सेठ ने कहा है कि वो मेरे घर को भी ठीक कर देंगे, क्योंकि बारिश में छत से पानी टपकता है। अरे क्या बोल रहा है भाई? तुझे पता भी है सेठ रमाकांत कितना खुदगर्ज आदमी है, और तू कह रहा है कि उसने तेरी मदद की? देखना, बाद में पता चले कि मदद के नाम पर तेरा इस्तेमाल हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ तो तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। उन जैसे अमीरों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे ये क्या बोल रहे हो? मेरे सामने सेठ जी के बारे में कुछ गलत मत बोलो। उन्होंने मुसीबत के समय में मेरी मदद की है, और तू जो यहाँ मुझे समझाने आया है, मुसीबत के समय में मदद के लिए क्यों नहीं आया? जब सब मुसीबत खत्म होती है तब क्यों सलाह देने आता है? ठीक है भाई, नहीं दूंगा तुझे सलाह, लेकिन याद रखना, सेठ रमाकांत तेरा इस्तेमाल कर रहा है। ये जमीन जिसमें तू काम कर रहा है, देख कितनी सख्त मिट्टी है और उपजाऊ भी नहीं। इसलिए तुझे यहाँ काम के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ कोई और मजदूर काम करने को राजी नहीं होता। महेश वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर रमेश सोच में पड़ जाता है। तभी आसमान में हल्के बादल बरसने शुरू हो जाते हैं और बारिश तेज हो जाती है। रमेश बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे चला जाता है। हे भगवान, फिर से तेज बारिश शुरू हो गई।
अब मैं काम खत्म करके घर कैसे जाऊंगा? ऐसे लगातार बारिश में भीगता रहा तो बीमार हो जाऊंगा। यहाँ खाने के पैसे नहीं जुटा पा रहा, अब बीमार होकर घर बैठ गया तो घर कौन चलाएगा? रमेश दुखी मन से पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। अंधेरा होने लगता है। रमेश कुदाल लेकर बारिश में भीगता हुआ सेठ के घर की ओर दौड़ पड़ता है। रमेश सेठ के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। सेठ बाहर आता है। सेठ जी, आज का काम लगभग हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा काम बाकी रह गया। वो मैं कल तक कर दूंगा, और ये कुदाल भी रख दी है। आप मुझे आज का राशन या पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी घर जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लाता हूँ तेरे लिए, तू रुक। सेठ रसोई की ओर जाता है और एक थैली में थोड़ा चावल और दाल डालकर लाता है। ये ले रमेश, इसमें थोड़ा चावल और दाल है, आज इसी से काम चला। मैं खराब मौसम की वजह से बाजार नहीं जा पाया, राशन की कोई चीज नहीं ला सका। जो घर में बचा था वही दे रहा हूँ, बाकी बाद में दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, इससे काम तो चल जाएगा, लेकिन काम के हिसाब से ये बहुत कम है। आपने तो कहा था कि आप रोज का राशन या पैसे देंगे। आज राशन नहीं तो पैसे ही दे दीजिए। बेटे के लिए मिठाई भी ले जानी है। अरे रमेश, तू ऐसे आपत्ति मत कर। मैं इस मुसीबत के समय में तेरी मदद कर रहा हूँ, वही बहुत है। आज तुझे कम राशन दे रहा हूँ, बाद में सब दे दूंगा, पैसे भी दूंगा और तेरा घर भी ठीक कर दूंगा। वैसे भी तूने आज आधा ही काम किया है, तो तेरे काम के हिसाब से इतना ही बनता है। सेठ की बात सुनकर रमेश चुप हो जाता है। उसे सेठ का बर्ताव बुरा लगता है, लेकिन चूंकि सेठ ने ही मुसीबत में काम दिया है, वह बहस नहीं करता। वह थैली लेकर बारिश में भीगते हुए घर लौट जाता है। रमेश घर पहुंचता है। मोहन और सुमन उसका इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, आप आ गए? आज मेरे लिए मिठाई लाए कि नहीं? नहीं बेटे, मुझे आज पैसे नहीं मिले, बस जैसे तैसे दाल चावल का जुगाड़ हो पाया। बेटा, तेरे पिता अभी घर आए हैं, तू क्यों उन्हें तंग कर रहा है? जा रसोई में देख, मैंने तेरे लिए चाय नाश्ता बनाया है, खा ले, इन्हें थोड़ा आराम करने दे। मोहन अपनी माँ की बात मानकर रसोई में चला जाता है। ये जी क्या हुआ? बारिश में यूं भीगकर क्यों आए? थोड़ी देर सेठ के यहाँ रुक लेते। अरे वहां क्या रुकता, सेठ जी को मेरे रुकने से दिक्कत हो सकती थी। मैं काम करके आया हूँ, शरीर गंदा हो गया है, इसीलिए दाल चावल लेकर जल्दी आ गया, इससे पहले कि बारिश और बढ़े। सिर्फ दाल चावल? आज सेठ जी ने काम के बदले सिर्फ यही दिया, पैसे भी नहीं दिए? अरे क्या बताऊं, उन्होंने कहा कि आज वे बाजार नहीं गए, इसलिए उनके पास राशन की सामग्री ज्यादा नहीं थी, और बारिश की वजह से मैंने थोड़ा काम छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने ये देकर भेज दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, सेठ जी हमसे ठगी नहीं करेंगे, बाद में पैसे दे देंगे और घर भी ठीक करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको उन पर विश्वास है तो सही होगा। वैसे भी इस मुसीबत के समय में उन्होंने ही तो मदद की है। सुमन दाल चावल की थैली लेकर रसोई में चली जाती है। रात को वे दाल चावल खाकर पेट भरते हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से छत से टपकते पानी के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बारिश हो या धूप, सेठ रमाकांत के दक्षिण की सख्त बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में जुटा रहता है और उनके घर का काम भी करता है। एक दिन वह सेठ से अपने घर की मरम्मत के लिए बात करने जाता है। सेठ जी, बारिश का मौसम खत्म होने में अभी बहुत समय है, मुझे और मेरे परिवार को बहुत दिक्कत हो रही है। छत से रोज पानी टपकता है। आपने कहा था कि घर की मरम्मत करवा देंगे, हो सके तो जल्दी कर दीजिए। अरे रमेश, तू तो सिर पर चढ़ता जा रहा है। मैंने तुझे मुसीबत में काम दिया, तेरी मदद की, तुझे रोज राशन देता हूँ और अब तुझे इतनी जल्दी घर भी बनवा दूं।
आखिर तूने काम ही क्या किया है जो तुझे इतनी जल्दी सब दे दूं? पहले ठीक से काम तो कर, करवा दूंगा तेरे घर की मरम्मत। सेठ जी, आप घर की पूरी मरम्मत भले बाद में कर दें, लेकिन कम से कम छत तो ठीक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे काम के बदले ये ज्यादा है तो उधार समझकर कर दीजिए। मैं आपके पास काम करके सब चुका दूंगा। देख रमेश, मैंने पहले ही बता दिया था, उधार देना मेरा काम नहीं है। तू काम कर, मैं तुझे तेरे काम का दाम दूंगा, बस। नहीं सेठ जी, मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। रात को पानी टपकने से नींद भी नहीं आती। कृपया छत ठीक कर दीजिए या फिर मुझे पैसे दे दीजिए। वैसे भी मैंने आपकी सख्त बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है, क्योंकि उसमें कोई और मजदूर काम करने को तैयार नहीं था। फिर भी आपने मुझे हमेशा राशन ही दिया। मेरी मेहनत के हिसाब से पैसे कभी नहीं मिले, लेकिन मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। वाह रे रमेश, तू तो हद कर रहा है। जिसने तेरी मुसीबत में मदद की, आज तू उसे ही बातें सुना रहा है। बड़ा एहसान फरामोश निकला तू। ये गलत है सेठ जी, इसमें एहसान फरामोशी की क्या बात है? मैंने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, हमेशा ईमानदारी से काम किया। माना कि आपने मुसीबत में काम देकर उपकार किया, लेकिन आपने खुद कहा था कि मेरा घर ठीक कर देंगे। अब आप ही अपनी बात से पलट रहे हैं। तेरी ये मजाल, तू मुझे गलत ठहरा रहा है। समझता क्या है खुद को? निकल मेरे घर से और अब से कभी मत आना यहाँ। जा अपने जंगल में वही बेकार की लकड़ियां ढूंढ। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे काम से मत निकालिए, नहीं तो मेरे परिवार को बहुत मुश्किल होगी। मैंने क्या तेरे परिवार का ठेका ले रखा है? मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल मेरे घर से। सेठ की बेरुखी और बातों से पलटने से रमेश टूट जाता है। वह दुखी होकर घर लौटता है। रमेश और उसके परिवार की हालत बिगड़ने लगती है। उसे कहीं काम नहीं मिलता। बारिश की वजह से जगह जगह पानी फैल गया है, लेकिन रमेश का घर ऊंची जगह पर होने से पानी की चपेट में नहीं आता। दूसरी ओर सेठ रमाकांत के खेत बारिश के पानी से खराब होने लगते हैं, सिवाय उस दक्षिण वाले खेत के जहां रमेश ने धान की खेती लगाई थी। सेठ खेतों के नुकसान से परेशान होकर गांव के मजदूरों से मदद मांगता है, लेकिन कोई बारिश में काम करने को तैयार नहीं होता। सेठ उदास होकर घर में बैठ जाता है। इस बारिश में मेरा बहुत नुकसान हो गया। गांव में कोई मजदूर मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। कोई खेत ठीक करने नहीं आ रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि रमेश के पास जाऊं। जी, बुरा मत मानिए, लेकिन इसमें आपका ही दोष है। आपने गांव के मजदूरों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया और उस बेचारे रमेश के साथ भी कितनी नाइंसाफी की। शायद इसीलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। अगर हम किसी का अन्न छीनेंगे तो भगवान भी हमारा अन्न छीन लेंगे। बुरा क्यों मानूंगा सारिका, तुम ठीक कह रही हो। मुझे मेरे लोभ और पापों की सजा मिली है। अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जाइए, रमेश से माफी मांगिए और खेत के पानी निकालने का अनुरोध कीजिए। सेठ रमाकांत अपनी पत्नी सारिका की बात मानकर रमेश के पास जाने का फैसला करता है। बारिश रुकने के बाद वह सीधे रमेश के घर जाता है। सेठ जी आप आए, अंदर आकर बैठिए। सेठ रमाकांत रमेश के उदार व्यवहार को देखकर हैरान होता है और उसके बुलाने पर घर के अंदर जाता है। बताइए सेठ जी, आज ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? रमेश, मैं तेरा हालचाल पूछने आया था। तू कैसा है? ठीक तो है ना? और तेरा बेटा कहाँ है? कैसा होगा सेठ जी, रोज की गरीबी और भूख से जूझ रहा हूँ। आपके काम से निकालने के बाद जिंदगी बद से बदतर हो गई है और मोहन वो बेचारा भूखा ही विद्यालय चला गया है। रमेश की बातें सुनकर सेठ को अपनी गलती का और भी पश्चाताप होता है। वह सीधे हाथ जोड़कर रमेश से माफी मांगने लगता है। रमेश, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि तू इतने बुरे हालात में जी रहा है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तेरा हक छीना। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। सेठ जी, आप मेरे जैसे गरीब से ऐसे माफी मत मांगिए। आपको शोभा नहीं देता। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने मुसीबत के समय में मेरी कुछ मदद भी तो की थी।
इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई मुसीबत आई है क्या? रमेश के पूछने पर सेठ सब कुछ बता देता है। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं खेतों में जमा हुआ पानी मिट्टी काट कर निकाल दूंगा और जो फसल खराब हुई है उसे मैं फिर से उगाऊंगा। अभी भी देर नहीं हुई है, फसल अब भी उगाई जा सकती है। आप निश्चिंत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश। पता नहीं मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तूने आज अपना अच्छा इंसान होने का सबूत दे दिया। तू बहुत अच्छा इंसान है। मैंने जो तुझे पहले वादा किया था उसे मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा। अब से तुझे कहीं काम और पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तू ही मेरे सारे काम संभालेगा। रमेश और सुमन सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। सेठ उनसे विदा लेकर घर चला जाता है। अगले दिन से